बाबा साहब भी कहते थे, हम भी कहते हैं कि जब तक हमें सही हिस्ट्री मालूम नहीं होगी, बाबा साहब तो कहते थे कि सही हिस्ट्री मालूम होगी तो भूचल आएगी, लेकिन भूचल आ ही नहीं रहा है, सब डरते हैं। मैं सबको विनती करता हूँ, विशेषतः माता भगिनियों को विनती करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सब पर जिम्मेदारी ये रखी है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका क्या हेतु था? सबसे कॉन्स्टिट्यूशन का शोषण मुक्त समाज की निर्मित, ये उनका ध्येय था। सभी तरह का शोषण, उससे समाज मुक्त हो, इसलिए बाबा साहब ने संविधान बनाया। उसके बनते समय ये उनका ध्येय था। वैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जमाने में, जब मनुस्मृति का बहुत स्ट्रांग होल्ड था, तब भी बाबा साहब ने अपने माता को सती नहीं जाने दिया और सबको बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करी थी। तो इसलिए आज हम सब आप यहाँ इकट्ठे हुए, आप सभी माता भगिनी यहाँ आए हैं। मैं आप सबको विनती करता हूँ कि थोड़ा इतिहास खंगालने की जरूरत है, और जब हम खंगालेंगे हमें सब मालूम होगा कि आपके सिवा ये देश नहीं चलेगा। अभी मैं CAA NRC का उदाहरण देता हूँ कि हजारों महिला रास्ते पर आती हैं, हजारों महिला। मैंने कहा आपने क्रांति करी है, लेकिन एनी जी आपको मालूम होना चाहिए कि वो CAA NRC में जो मैंने भाषण किए देश भर और महिलाओं की स्तुति करी, तो मेरे खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट, दिल्ली मद्रास हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन है कि CAA NRC के कारण मुसलमान बहनों को, भाइयों को भड़काया और दिल्ली में दंगा हो गया, और इसलिए मुझे इम्प्लीड करो उसमें, ये पिटीशन। तो आपको बोलने की पाबंदी कैसी लगाई उनको मालूम। तो इसलिए हमें तो जेल को न मरने को डरना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम घर में बैठेंगे, एयर कंडीशन में बैठेंगे, अच्छी अच्छी कारों में घूमेंगे, तो भी घर में सड़कर मरने वाले हैं। तो हमारी अगली पीढ़ी हमारे लिए क्या सोचेगी कि जो हमारे पुरखे थे वो ऐसे घर में सड़ के मरे, इसलिए हमें भी सड़ के मरना पड़े। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि चलो डरो मत, अभी हमें लड़के मरने में हमारा अभिमान जागर होना चाहिए। ये मैं आपको वादा करता हूँ। आज का जो विषय मेरे लिए है, तो मैं कहता हूँ कि क्यों कोर्ट, क्यों संसद, हमारी महिलाएं सब जगह चाहिए। और ये संसद और ये कोर्ट जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारे मुताबिक काम करने की व्यवस्था नहीं है। किसी भी पार्टी में तुम जाओ, वो पार्टी की आइडियोलॉजी मनुवादियों के तरफ झुकी हुई है, और मनुवाद तो हमारा शत्रु है। मनुस्मृति तो हमारे सबसे हजारों सालों से दुश्मन है। किसी भी पार्टी में आप जाओ, आपको स्वतंत्रता की परमिशन नहीं है। स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र विचार रखने के लिए जो हम लोग, और जो बाबा साहब की इच्छा थी, उनका तो इतना ही कहना था कि स्वतंत्र विचारों की युवा पीढ़ी निर्मित यही देश के विकास की नींव है। लेकिन वो हो नहीं रहा है। जो MP MLA स्वतंत्र बात नहीं कर सकते, हमारे माता भगिनी को बात करने के मौका कब मिलेगा? और जो कभी मिलता है मौका, तो पार्टी के मिनट दिए जाते हैं, मिनट्स होते हैं, मिनट्स। ये हम यहाँ बात हो गई थी, D राजा जैसे थोड़े MPs हैं जो थोड़े होते हुए भी समय निकालते थे, वाइस प्रेसिडेंट से परमिशन लेके बोलते थे, लेकिन बोलना भी इतना मुश्किल हो गया है। तो हमें गली गली में बोलने की आज जरूरत है, घर में जाके हमें बोलने की जरूरत है। हम इनसे पंगा वैसा नहीं ले सकते। इन ताकतों से पंगा लेना है तो माता भगिनी से काम शुरू करो, वही काम कर सकती है। अपने बच्चों को क्या मालूम, जन्म वो जब आपके घर में आता है तो उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसको क्या करना है, तो हम उसको तैयार करते हैं। तो हमें यदि उसको तैयार करना है तो भाई तू ना जात का ना धर्म का है, तू पहले इंसान है। यदि हमारे माता भगिनी, और हमें ये करना पड़ेगा, उससे बिल्कुल हमें चारा नहीं है। आज सिर्फ भाषण, मीटिंग से काम नहीं चलेगा। एक तो मीटिंग हो नहीं सकती, लोग मीटिंग में आते नहीं, आने के लिए डरते हैं, और डरते ही इतने डरते हैं कि हम जैसे लोगों को भी विरोध करते हैं, काहे को तुम इसमें पड़ेगा,
कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये आपके माध्यम से मैं घर घर मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे सभी महिलाओं की सभी जगह भागीदारी चाहिए, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नई युवा पीढ़ी की स्वतंत्र विचारों की एक फौज तैयार करना। यदि हम वो करेंगे तो इन लोगों का हम मुकाबला कर सकते हैं, नहीं तो मुकाबला नहीं कर सकते। अभी अभी मैं हमारे कई दोस्त देख रहा हूँ, हमारे डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल है क्या गए बैठे हैं पीछे, तो उनको भी ऐसे ही कुछ भाषण में अंदर लिया था। और जब एक अंदर जाता है तो हम लोग सोचते हैं नहीं हमारी बारी नहीं है। हिटलर की हिस्ट्री है कि उन्होंने एक एक को सफाया दिया, और जब कोई बचे तो उनके लिए कोई बचा ही नहीं था। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, विशेषतः दलित, आदिवासी, दलित यानी एससी, कुछ गलत शब्द है तो माफ करना, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी, ये मुस्लिम, ये साथ आने की मैं 1976 से कोशिश कर रहा हूँ। साथ आते ही नहीं, अपने अपनी लीडरशिप है, उनकी दुकानें हैं। तो मैं आपके माध्यम से इस देश के माता भगिनों को विनती करता हूँ कि ना धर्म, ना पंथ, ना जात, ना पॉलिटिकल पार्टी आपको मदद कर सकती है। आपको इन सबको यदि सुधारना है, इनके में परिवर्तन लाना है, तो आपको ये घर से काम शुरू करना पड़ेगा। और हमें ना मीडिया है हमारे पास, ये बेचारे सोशल मीडिया के लोग हैं। मेन मीडिया तो मैं चैलेंज करता हूँ, कोई आ नहीं सकता, उनको परमिशन ही नहीं है, और जो आए हुए तो उनके संपादक उनको ये दिखा भी नहीं देंगे। लेकिन हमारा मीडिया है ना, हम जब इतने संख्या में हम भारी है, इतनी संख्या है हमारी कि हमें दूसरे मीडिया की जरूरत ही नहीं है। यदि हम घर घर जाके काम कर सकते हैं, यदि हम समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली अमेंडमेंट यदि आप सुनेंगे, आपको मालूम होगा कितने नहीं, वैसा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने सभी क्या बोलते हैं, सबको शोषण मुक्त करने के लिए संविधान लिखा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी। जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमल शुरू हुआ तो पहले ही साल में ये दोनों ही संबंध में जो कानून पास हुए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्टे दी। सभी कानून, यानी आरक्षण हो, वो लैंड एबॉलिशन एक्ट हो, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा है कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिव, राइट टू, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा करना है वो भी जजेस के ऊपर मालूम ये निर्भर है। तो ये सब जब कानून रद्द हो गए तो बाबा साहब ने और पंडित नेहरू ने बड़ी हिम्मत उस समय दिखाई, और सब देश जब खिलाफ था उस समय पंडित नेहरू ने ये अमेंडमेंट करी, और ये जो कानून है वो सब कोर्ट के दायरे से बाहर नहीं। 15(3) की इंसर्शन हुआ, और ये जो कानून सब शेड्यूल 9 में डाले ताकि कोई कोर्ट इनको टच न कर सके। वो अभी तक थे, अभी एक 10-5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच बिठा के वो शेड्यूल 9 का प्रिविलेज रद्द किया है। लेकिन अब तक था, तो एक करने की इच्छा होती है तो हो सकता है। लेकिन हिंदू कोड बिल, मैं बाबा साहब के सीरीज में बोलना भूल गया कि हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने सभी धर्म के, जाति धर्म के औरतों को सब अधिकार देने की कोशिश करी। तो बाबा साहब की संसद में खिल्ली उड़ाई जाती थी, और उनकी जात भी निकाली एक ठिकान। तो वो बोले मेरी जाति की चिंता मत करो, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, और सबके लिए बाबा साहब ने ये कोशिश करी थी, लेकिन वो भी हुआ नहीं। तो जब आपके उद्धार की बात आई, जब आपको आपके भागीदारी की बात आई, तो बीच में चाणक्य आया, क्योंकि चाणक्य का कहना था कि एक्सप्लॉइट एवरीबॉडी, दैट्स ऑल, एंड दैट इज व्हाट बीइंग डन नाउ। कि तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर्टी का अधिकार की जरूरत नहीं, शिक्षा के अधिकार की जरूरत नहीं, तुम्हें पद नहीं चाहिए, और ये फेडरल स्ट्रक्चर भी उनको नहीं चाहिए, उनको यूनियन चाहिए, यूनियन ऑफ इंडिया नहीं चाहिए, उनको एकांचलित कार्यक्रम
कारोबार बात करनी चाहिए, वो कर रहे हैं। और वो एकानुचलित कारोबार की आइडिया चाणक्य की थी, संघ की थी, और उनकी एक जहरीली चाल है। वो जिसके गले में हाथ डालेंगे उसको खत्म करते हैं। ये पुष्यमित्र शुंग से आज तक का इतिहास है। अपने राजाओं को मार के गद्दी पर बैठना। उसके बाद अभी ये हमारे महाराष्ट्र के उदाहरण है, शिवसेना और बीजेपी। शिवसेना का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के बीजेपी महाराष्ट्र में आए और आज शिवसेना को खत्म करने पर तुली हुई है। जहां भी जाओ, बिहार में नीतीश कुमार, झारखंड में शिबू सोरेन का लड़का, जहां भी उन्होंने पहले हाथ लिया उनका, बाद में वो हाथ तोड़ा। तो हम सब मिलके ये लोगों को समझाना चाहिए कि हमारी इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस ध्येय से, जिस हेतु से हम संविधान पर अमल बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसमें अमल बजावनी नहीं हो रही है। आज तो संविधान सिर्फ पेपर पर रह गया है। उन्होंने, हमारे कई नेता बोलते थे संविधान को हाथ लगाएंगे तो हम हाथ तोड़ेंगे। वो बोलते हमको क्या करना है, संविधान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, हम शपथ लेंगे, नीचे आके संविधान तुम्हारे, तुम संभालो, हम हमारे काम कर रहे हैं। यानी नई अर्थनीति से आज तक जो भी आया वो सब संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें, मैडम यस, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोई पढ़ता ही नहीं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों आए, तो बाबा साहब की इच्छा थी कि हम ये सब फंडामेंटल राइट में लाए, लेकिन फंडामेंटल राइट में लाने में विरोध हो गया, तो इसलिए बाबा साहब ने वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। और उनका एक ही प्रिंसिपल है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। यानी सामाजिक विषमता दूर करो, आर्थिक विषमता दूर करो, राजनीतिक विषमता दूर करो। ये आपके हर कानून का बेस होना चाहिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मैंडेट है, लेकिन कोई देखता नहीं। इसलिए आज तक न हमारे संविधान का अमल हुआ, न हमारे माता भगिनियों की भागीदारी की बात हुई, और जब बात आई तो वो टाल दी गई। इसलिए मैं आप सबको इत्तला करता हूँ, आपको विनती करता हूँ कि हम सब मिलके घर घर जाके हमें इस व्यवस्था को पहले हम समझे, और ये व्यवस्था के खिलाफ हम घर घर जाके लोगों को बोले। हमारे जो दोस्त है संजीव जी, उनका मैं आभारी हूँ। हमारे लारिफ ने सुबह मुझे एक व्याख्या बताई थी डेमोक्रेसी की कि बोले इतनी हम आसान भाषा में बोलते हैं, सबकी भागीदारी और सभी में भागीदारी, सबकी भागीदारी और हर जगह भागीदारी। तो ये हमारी महिलाओं के लिए भी एप्लीकेबल है, हम सबके लिए भी एप्लीकेबल है। और जो एक ही सेंटेंस में खत्म करता हूँ, जो भी जिनको हम सुखी देश कहते हैं वो क्या करते हैं, किस समाज में क्या कमी है उस समाज को वो देने की बात करते हैं। इसलिए वो देश सब दुनिया में सबसे सुखी देश है।